नमस्कार, मेरा नाम है विकी कुमार और आप देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल क्लासेस को। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चालक पदार्थ होते हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम उनसे रिलेटेड थ्योरी भी डिस्कस करेंगे ताकि उनसे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का सवाल हमारे एग्जाम में आता है तो हम इसको अच्छे से कर पाएँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। ओम का नियम लागू होता है किन पे होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास में दिए हुए हैं और हमें इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है या फिर ओम का नियम क्या होता है। इसके बाद में हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो चलिए ओम्स लॉ हम डिस्कस करते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि अगर किसी चालक की हम भौतिक अवस्थाएं समान रखें, यानी कि भौतिक अवस्थाएं जैसे तापमान हो गया, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, अगर हम इन सबको स्थिर कर दें तब उस चालक से जो बहने वाली विद्युत धारा है वो उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। ये है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और इसी से हम इसका जो मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी कर सकते हैं और इसी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो समानुपाती होता है करंट के। अब यहाँ पर जो समानुपाती का जो चिन्ह है इसे अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है V बराबर I इंटू R। यहाँ पर V क्या है? V चालक पर लगाया गया विभव का मान है, I चालक से बहने वाली विद्युत धारा का मान है और R उस चालक के प्रतिरोध को दर्शाता है। अब हम कुछ और पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ओम का नियम है वो केवल और केवल चालकों पर ही लागू होता है। अर्धचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, ऐसे पदार्थों पे ओम का नियम लागू नहीं होता। अब एक सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ओमिक डिवाइस से, कि पूछता है कि ओमिक डिवाइस कौन सी होती है। तो इसके लिए भी आप इसको ध्यान में रखें। ओमिक डिवाइस ऐसी युक्तियां या ऐसी डिवाइसेस होती है जिनमें अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। अगर कोई युक्ति या डिवाइस ऐसा करती है तो हम उसे ओमिक डिवाइस या ओमिक युक्तियां कह सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सी युक्तियां हैं जो ओमिक डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो जो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, ये सब कैसी डिवाइसेस हैं? ओमिक डिवाइसेस के अंतर्गत आती है। अब एक जो मुख्य पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि जो ओम का नियम है वो कुचालक और अर्धचालक पदार्थों पर लागू नहीं होता। और ये जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इसी से सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसे आप मार्क कर लें, नोट डाउन कर लें कि जो ओम का नियम है वो केवल और केवल चालकों पर लागू होता है, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों पर ओम का नियम लागू नहीं होता। तो अब चलते हैं हम वापस अपने क्वेश्चन पे और इसका आंसर अब हम करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या बोला गया था कि ओम का नियम है वो किस पर लागू होता है। तो अभी हमने देखा है कि जो ओम का नियम है वो केवल और केवल किस पे लागू होता है? ओनली कंडक्टर पे लागू होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन में हमें दिया गया है ओनली फॉर कंडक्टर। चलिए हम नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उन पे भी देख लेते हैं क्या वो तो सही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सिर्फ अति चालकों पर। तो अति चालक क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर के लिए भी ओम का नियम लागू नहीं होता। तीसरा जो सी ऑप्शन है उसमें हमें दिया गया है चालक और अर्धचालक। तो हमने ये पढ़ा था कि जो चालक हैं चालकों पर तो ओम का नियम लागू होता है लेकिन अर्धचालकों पर नहीं होता। इसके लिए ये आंसर भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है सिर्फ अर्धचालकों पर। तो सिर्फ अर्धचालकों पर तो लागू होता ही नहीं है।
तो इस क्वेश्चन के लिए अब हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन ए, ओनली फॉर कंडक्टर, या सिर्फ चालकों पर। तो हमारा क्वेश्चन 1 का जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन इंडिया इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय, भारत में पावर का संचरण किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास में है, एक फेज और एसी के रूप में, दूसरा ऑप्शन है 3 वायर और डीसी के रूप में, सी ऑप्शन है 3 फेज 3 वायर और एसी के रूप में, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है 2 वायर और डीसी के रूप में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कभी कभार इसको थोड़ा पलट के भी पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो हम दोनों ट्रांसमिशन के बारे में भी देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इस पे नजर डाल लेते हैं। तो जो भारत में है, भारत में जो शक्ति का अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो जो ट्रांसमिशन होता है वो 3 फेज के रूप में होता है, और 3 फेज के लिए हम 3 वायर का उपयोग करते हैं, और जो शक्ति है वो एसी के रूप में संचरित की जाती है। आपने जो ट्रांसमिशन जो लाइनें देखी होंगी उसमें जो नंबर ऑफ वायर होते हैं वो कितने होते हैं, 3, और कितने फेज होते हैं उसमें, टोटल 3 फेज होते हैं। ठीक है, अब जो नोट करने वाली बात है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये सवाल को उल्टा करके भी पूछ लिया जाता है, वो क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें 4 वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फेज तो 3 होते हैं लेकिन वायर है वो 4 प्रकार के होते हैं, और एसी है, एसी के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जो ये 4 वायर है वो किस किस के लिए प्रयोग आते हैं, तो जो 3 वायर है वो तो आ जाएंगे हमारे फेज के लिए, और जो 1 वायर है वो किसके लिए उपयोग आएगा, न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या यूज करते हैं, 3 तो फेज यूज करते हैं, 4 वायर उपयोग करते हैं, और एसी के रूप में होता है। साथ ही साथ जो 3 वायर है वो फेज के लिए उपयोग किए जाते हैं, और जो 1 वायर है वो न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो कई बार सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है जो घरेलू सप्लाई है इसकी आवृत्ति के संबंध में पूछा जाता है। तो जो घरेलू सप्लाई है उसकी आवृत्ति हमारी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि जो 1 सेकेंड में जो हमारी घरेलू सप्लाई है वो कितने चक्कर पूरे कर लेती है, 50 चक्कर पूरे कर लेती है। तो चलिए अब चलते हैं हम बैक अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो अब हम आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, इन इंडिया इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ट्रांसमिट की बात की जा रही है, तो ट्रांसमिट में हम क्या करते हैं, 3 फेज 3 वायर और एसी का प्रयोग करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 फेज 3 वायर एसी दिया गया है। तो अगर हम सी ऑप्शन को देखते हैं तो सी ऑप्शन में हमें 3 फेज दिया गया है, 3 वायर दिए गए हैं और एसी के रूप में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के पास होना चाहिए, ईएमएफ का उच्च मान होना चाहिए, ईएमएफ का निम्न मान होना चाहिए, शून्य आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए और अनंत स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। तो बताना इसके लिए क्या आंसर होगा। तो बच्चों इसके लिए आप खास करके ध्यान रखेंगे, आप स्रोत और मीटर दोनों से कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, जब भी आपको आदर्श वोल्टेज सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए तो उसके लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए, यानी कि शून्य, और जो व्यवहारिक है उसके लिए कम से कम होना चाहिए। वही अगर हम एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो एक आदर्श वोल्ट मीटर के लिए जो प्रतिरोध का मान है वो अधिकतम होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं अनंत होना चाहिए, और एक अच्छे वोल्ट मीटर के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अधिकतम होना चाहिए।
तो हमें यहाँ पर पूछा गया है आदर्श वोल्टेज सोर्स के लिए, तो वोल्टेज सोर्स के लिए जो प्रतिरोध का मान है वो शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है एन आइडियल करंट सोर्स हैज, एक आदर्श धारा स्रोत में होता है, क्या होना चाहिए? तो हमें बताना है, ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट पिछले वाले का उल्टा है। जो वहां पे हमें वोल्टेज पूछा गया था, यहाँ पे हमें करंट सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है। तो हमने वोल्टेज स्रोत के लिए देखा था कि जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो कितना होना चाहिए, शून्य। जबकि अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इनफाइनाइट या फिर अनंत होना चाहिए। वहीं अगर हम आदर्श एमीटर की बात करें तो आदर्श एमीटर के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो शून्य होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है ए गुड फ्यूज वायर मस्ट हैव, एक अच्छे फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास में है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई ओमिक लॉस होनी चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, या फिर हाई डिटोरेशन या उच्च क्षय होना चाहिए। तो इस जो टॉपिक है, फ्यूज वाले जो टॉपिक है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसके बारे में भी जो मोस्ट पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि फ्यूज का जो क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आए कहीं बदल कर थोड़ा सा दे तो हम उसको बड़े इजी तरीके से कर पाएं। तो चलिए हम फ्यूज पर चलते हैं। तो फ्यूज क्या है? एक मिश्र धातु का तार है। अब आप कहोगे कि सर ये मिश्र धातु क्या होती है? तो बच्चों, मिश्र धातु उसको बोलते हैं जो कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है। यानी कि अगर हम दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिला देते हैं तो जो हमारे पास जो मटेरियल बनता है वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा फ्यूज तार जो होता है वो भी क्या है? एक मिश्र धातु का ही प्रकार है। और ये जो किस किस से मिलकर बनता है, ये टिन और शीशे को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम फ्यूज के उपयोग की। तो हम क्यों करते हैं फ्यूज का उपयोग, हमें किस लिए करना पड़ता है? तो फ्यूज का उपयोग हमें किसी विद्युत परिपथ में जो ओवरलोड है और शॉर्ट सर्किट की जो कंडीशन की वजह से जो विद्युत धारा का मान बढ़ता है उससे सुरक्षा के लिए हम फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूज वायर को जोड़ने की। तो फ्यूज याद रखिए, यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन उठा लिया जाता है। ये जो मैं पॉइंट आपको करवा रहा हूँ ये हर एक पॉइंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं और अच्छे से इनको याद कर लीजिए। तो फ्यूज वायर को हम हमेशा फेज जो तार होता है उसके श्रेणी क्रम में हम हमेशा जोड़ते हैं। इसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि फ्यूज तार को संयोजित किया जाता है न्यूट्रल तार के साथ सीरीज में, न्यूट्रल तार के पैरेलल में, फेज के सीरीज में, फेज के पैरेलल में, ये कभी कभी कोई ऑप्शन और भी दे दिया जाता है जैसे अर्थिंग के सीरीज में। ठीक है, तो हमें बताना है, याद रखना है कि जो फेज वायर है उसके श्रेणी क्रम में फ्यूज को जोड़ा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो ये है कि जो फ्यूज है, जो फ्यूज वाला हिस्सा है होता है किसी विद्युत परिपथ में, ये सबसे कमजोर हिस्सा होता है। सबसे कमजोर इसलिए क्योंकि जब भी परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो जो सबसे पहले जो पिघल कर टूटता है वो कौन सा वाला भाग टूटता है? फ्यूज वाला सेक्शन टूटता है। इसीलिए जो फ्यूज है वो सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। आगे बात करते हैं, फ्यूज एक प्रकार का क्या है? सुरक्षा उपकरण। यानी कि सुरक्षा किसकी करता है? ये विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। और किससे सुरक्षा करता है? तो उच्च करंट यानी कि उच्च धारा से सुरक्षा करता है। अब हम फ्यूज की क्षमता को देख लेते हैं।
तो याद रखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जो फ्यूज की क्षमता है वो एम्पियर में मापी जाती है। अगर आप मार्केट में फ्यूज खरीदने जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, ऐसे मार्केट में कई एम्पियर रेटिंग के फ्यूज आते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उचित रेटिंग का फ्यूज वहां पर लगाते हैं। अब हम फ्यूज के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो जूल के सिद्धांत पर आधारित होता है और जूल के अनुसार जो उत्पन्न ऊष्मा है वो बराबर होती है I² इंटू RT के। ठीक है, और ये जो लास्ट में जो पॉइंट है ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्या बता, कई बार इसी से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो फ्यूज का आविष्कार है वो एडिशन ने किया था। ये एडिशन वही हैं जिन्होंने डीसी का आविष्कार किया था। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद हो गए, डीसी का आविष्कार और फ्यूज का आविष्कार किसने किया था, एडिशन ने। अब हम आगे चलते हैं और एक अच्छे फ्यूज में क्या क्या गुण होने चाहिए वो हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि फ्यूज में जब क्वेश्चन पूछने की जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो यहीं से होती है। तो एक अच्छे फ्यूज में क्या क्या गुण होने चाहिए वो हम सब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली कर सकें। तो सबसे जो मुख्य पॉइंट है कि इसका जो गलनांक का मान है वो निम्नतम होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट ये है, इसकी चालकता का मान अधिक होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, जिसे हम रो बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जितना कम से कम हो। और जो चौथा ऑप्शन है या फिर चौथी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इसमें जो लॉस है वो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो 4 प्रॉपर्टी है एक अच्छे फ्यूज में होनी चाहिए। अब चलते हैं, फ्यूज से रिलेटेड एक काफी महत्वपूर्ण टर्म है जो पूछी जाती है, वो है फ्यूजिंग करंट। तो हम जान लेते हैं कि क्या होती है ये फ्यूजिंग करंट। तो फ्यूजिंग करंट वह निम्नतम धारा होती है जिस पर फ्यूज वायर पिघलकर टूट जाता है। ठीक है, यानी कि किसी फ्यूज के लिए धारा का वह मान जिस पर कोई फ्यूज है वो टूट जाएगा पिघलकर, वही क्या कहलाएगी, उसकी फ्यूजिंग करंट। मान लो एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल ले लो कि एक फ्यूज है जिसकी एम्पियर रेटिंग कितनी है, 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर का मतलब क्या है, यानी कि अगर 10 एम्पियर से ज्यादा इसमें विद्युत धारा बहेगी तो ये फ्यूज पिघलकर टूट जाएगा। तो जैसे ही विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर से ज्यादा बढ़ेगा तो ये फ्यूज क्या करेगा, पिघलकर टूट जाएगा। तो वही जो धारा है जिस पर ये फ्यूज पिघल रहा है वही क्या कहलाती है, फ्यूजिंग करंट कहलाती है। अब बात करते हैं हम फ्यूजिंग करंट की निर्भरता, यानी कि ये जो फ्यूजिंग करंट होती है किसी फ्यूज के लिए वो किन किन कारकों पे निर्भर करती है, तो इनसे भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है डायमीटर ऑफ वायर, जो तार है तार का मोटाई कितना है इस पर निर्भर करेगा। दूसरा जो है वो नंबर ऑफ वायर, आपने कितने वायर फ्यूज के लिए उपयोग किए हैं इस पे भी निर्भर करेगा। तीसरा जो पॉइंट है लेंथ ऑफ फ्यूज, फ्यूज की लंबाई कितनी है इस पे निर्भर करेगा। फोर्थ पॉइंट है फ्यूज के निर्माण में उपयोग किए गए मटेरियल पर, यानी कि जिस मटेरियल का आपने फ्यूज को बनाया है उस पर भी निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से किसी फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग करंट है वो इन पॉइंट पे निर्भर करती है। अब जो फ्यूजिंग करंट होती है इसको हम फॉर्मूला क्या होता है या कैसे निकालते हैं, तो फ्यूजिंग करंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर K इंटू D⁻3/2। ठीक है, अब यहाँ पे I आप समझ गए कि I क्या है, I फ्यूजिंग करंट का मान है। K नहीं समझ पाए तो K क्या है, K को बोलते हैं हम फ्यूजिंग करंट का फैक्टर। ठीक है, और जो D है वो D है डायामीटर। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान दे दिया जाए और उसका डायमीटर दे दिया जाए तो हम उसके लिए फ्यूजिंग करंट का मान कितना होगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर फ्यूज से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आता है तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम बैक हमारे मेन क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गुड फ्यूज वायर
मस्ट है, क्या होना चाहिए एक अच्छे फ्यूज वायर में। तो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी एक अच्छे फ्यूज की, तो क्या क्या प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, हाई ओमिक लॉस होने चाहिए, क्या हमने देखा था, नहीं। हमने क्या देखा था कि ओमिक लॉस का मान कम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता होनी चाहिए। तो हाँ, ये हमने पढ़ा था कि जो कंडक्टिविटी है वो उच्च होनी चाहिए, ठीक है। और हाई डिटोरेशन यानी कि उच्च क्षय होना चाहिए। तो क्षय का मतलब लॉस, यानी कि लॉस उच्च होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, लो होने चाहिए एक फ्यूज के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डज इट पास करंट। कंडक्टर के किस निम्नलिखित गुण धर्म के कारण यह विद्युत धारा का वहन करता है। तो चालकों में विद्युत धारा का वहन किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, कंडक्टेंस की वजह से, ठीक है। चालक में चालकता की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। इसी के विपरीत अगर चालक की हम एक प्रॉपर्टी और होती है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या करता है, ये विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो अब हम थोड़ा सा कंडक्टेंस से रिलेटेड थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज हमसे पूछा जाए तो हम उसको अच्छे तरीके से कर पाएं। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो कंडक्टेंस किसी चालक के लिए उसके प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है। और इसे हम G के द्वारा दिखाते हैं, जो इसके लिए प्रतीक जो उपयोग किया जाता है होता है G। तो यहां से हम अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने परिभाषा में ये देखा है कि कंडक्टेंस है वो उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 1/रेजिस्टेंस। और अगर हम इसे सिंबॉलिक रूप में लिखें तो कंडक्टेंस को हम लिखते हैं G से 1 और रेजिस्टेंस को लिखते हैं R से, तो फॉर्मूला हो जाएगा G बराबर 1/R। अब यहां से हम अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट R की यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहां से हमारे पास यूनिट निकल के आएगी 1/ओम। और अगर हम यहीं से ओम को ऊपर लेके चले जाते हैं तो हमारे पास यूनिट निकल के आएगी ओम इनवर्स। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस यूनिट से ना पूछकर पूछा जाता है एसआई यूनिट से, ठीक है। चालकता की एसआई यूनिट क्या होती है, ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसको अभी हम देखते हैं। तो जो कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सीमेन। याद कर ले इसे, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसी से सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो गई, सीमेन होगी। इतने सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो मुझे लग रहा है ये अब आपके लिए सफिशिएंट है। चलते हैं बैक हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है किस प्रॉपर्टी की वजह से चालक है वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस की वजह से। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मटेरियल विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। वह पदार्थ जिसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो निम्न प्रतिरोध रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जिनकी चालकता का मान ज्यादा होता है और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अधिक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम चालक कहते हैं। तो क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, चालकता का मान अधिक होता है और साथ ही साथ इनके लिए प्रतिरोध का मान है वो बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए फ्यूज वायर शुड हैव। एक फ्यूज तार में होता है। ऑप्शन ए है लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही फ्यूज के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की है और वहां पर हमने फ्यूज के गुणों को भी देखा है। तो क्या कहता है, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट।
तो लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो होना चाहिए, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ये भी लो होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये दोनों ही पॉइंट एक अच्छे फ्यूज के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट सेवरल सेल्स आर कनेक्टेड इन, किसी सेलों के संयोजन में आउटपुट वोल्टता में वृद्धि होती है, तब संयोजन किस प्रकार का होगा। यानी कि सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि कौन सी सेल कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट वोल्टेज का मान है वो अधिक होता है, पैरेलल में होता है, सीरीज पैरेलल में होता है, रेजोनेंस में होता है या सीरीज में होता है। तो चलिए इससे जो क्वेश्चन आया है तो हम सेल से भी जो मुख्य पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं हम सेल की ओर, हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। तो सेल एंड बैटरी ये जो दो पॉइंट है इन्हीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेल होता क्या है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है या फिर एक जो ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जब एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो किसका निर्माण करते हैं, बैटरी का। तो यहां से भी एमसीक्यूज आता है कि जब एक से बैटरी का निर्माण किससे होता है, तो आंसर क्या होगा, एक से अधिक सेलों के संयोजन से। आगे बात करते हैं बैटरी की क्षमता की। तो बैटरी की जो क्षमता है वो एम्पियर हावर में मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरी के अंदर जो एसिड भरा जाता है उस एसिड के जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए हम एक मीटर का प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोमीटर। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार में कौन सी बैटरी उपयोग की जाती है। तो जो कार में जो बैटरी होती है वो सीसा संचायक सेल लेड एसिड बैटरी प्रयोग की जाती है। नोट करने वाला एक जो पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि जो बैटरी है, बैटरी के अंदर आपको पता है कि नेगेटिव प्लेटें होती हैं, पॉजिटिव प्लेटें होती हैं। तो जो नेगेटिव प्लेट है इनकी संख्या एक अधिक होती है धनात्मक प्लेटों की अपेक्षा। यानी कि जितनी भी नेगेटिव प्लेटें होंगी उनसे कम कम धनात्मक प्लेटें होंगी। यहाँ हम इसे उल्टा करके कह सकते हैं कि जितनी धनात्मक प्लेटें होंगी उनसे एक ज्यादा ऋणात्मक प्लेटें होंगी। यानी कि अगर किसी सेल के अंदर या किसी बैटरी के अंदर 4 पॉजिटिव प्लेटें हैं तो वहां पर नेगेटिव प्लेटें की संख्या कितनी होगी, 4 + 1 यानी कि 5 होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेल के अगर हम प्रकारों की बात करें तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है प्राथमिक सेल जिन्हें हम प्राइमरी सेल बोलते हैं, दूसरा है द्वितीयक सेल जिन्हें हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। अब देखते हैं कि प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो प्राइमरी सेल वो होता है जिन्हें हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, या कि हम ये कह सकते हैं जिन्हें फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता, वो सेल क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो ड्राइड सेल होता है, शुष्क सेल होता है, वो किसका उदाहरण है, प्राथमिक सेल का। आपकी जो घड़ी है, घड़ी में जो सेल है वो भी किस प्रकार का सेल है, ड्राई सेल। जो बैटरी आप कंप्यूटर के रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं वो भी किसका उदाहरण है, ड्राई सेल का। क्योंकि ड्राई सेल को हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप रिमोट की बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसको निकाल के फेंक देते हैं और नई बैटरी लगा देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो किस प्रकार का सेल है, प्राइमरी सेल है, उसे हम चार्ज दोबारा से नहीं कर सकते। वहीं अगर हम सेकेंडरी सेल की बात करें तो सेकेंडरी सेलों में फिर से चार्ज करना का गुण है वो पाया जाता है। यानी कि जिन सेलों को पुनः चार्ज किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कार में जो उपयोग की जाने वाली जो बैटरी है वो किसका उदाहरण है, सेकेंडरी सेल का, और उसका नाम क्या है, सीसा संचायक सेल या फिर लेड एसिड बैटरी। अब हम एक पॉइंट जो पूछा जाता है
कि ऊर्जा परिवर्तन के संबंध में पूछा जाता है। तो याद रखिए जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल में पहले जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम रासायनिक ऊर्जा में बदलकर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जब रासायनिक ऊर्जा स्टोर हो जाती है तो हम फिर से उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। यानी कि दो प्रकार से ऊर्जा का परिवर्तन उसमें होता है। सेकेंडरी सेल में दो प्रकार से ऊर्जा परिवर्तन होता है। पहला, हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उस रासायनिक ऊर्जा को हम फिर से किस में बदल लेंगे, विद्युत ऊर्जा में, और बदलकर उसका उपयोग कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेल को जोड़ने के तरीके की। ठीक है, एक सेल को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो एक सेल को हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, या श्रेणी और समांतर दोनों में। और जो श्रेणी समांतर क्रम है इसे हम मिक्स कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। तो सीरीज कनेक्शन में हम क्या करते हैं, सेलों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो एक सेल का जो धनात्मक सिरा होता है वो दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आप इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सेल हैं जिनका जो वोल्टेज का मान कितना है, 1.5, 1.5, 1.5, और इनको हमने किस क्रम में जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए पहले का जो पॉजिटिव है वो दूसरे के नेगेटिव से, फिर दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, और तीसरे का पॉजिटिव चौथे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम सेलों को जोड़ देते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में जो कुल विद्युत वाहक बल होता है, यानी कि जो टोटल वोल्टेज का मान है, वो सभी जो सेल है उनका जो विद्युत वाहक बल है उसके योग के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल जो विद्युत वाहक बल है वो E1 + E2 + E3 डैश डैश जितने सेल होंगे सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो कुल विद्युत वाहक बल है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इनकी जो पोलरिटी है वो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। अगर पोलरिटी किसी भी सेल की अगर आपने पोलरिटी चेंज कर दी, यानी कि उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो वो जुड़ने की बजाय फिर क्या होगा, घटेगा। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे कि पोलरिटी सबकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब बात करेंगे श्रेणी जो क्रम है वो कब किया जाता है। श्रेणी क्रम जो संयोजन है वो तब किया जाता है जब जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम हो। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग हम करते हैं उच्च वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए। यानी कि हमारे पास जो सेल है वो कम वोल्टेज का हो और हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, उन जो छोटे छोटे सेल हैं उनको सीरीज में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद हमें कुल जो वोल्टेज है वो सभी के योग से प्राप्त होता है, तो हमें उच्च वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम में धारा की। तो श्रेणी क्रम में जो प्रत्येक सेल से जो बहने वाली विद्युत धारा का मान है वो समान होता है। यानी कि जो प्रत्येक सेल है, प्रत्येक सेल से जो बहने वाली विद्युत धारा का मान है वो समान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्रम है वो है पैरेलल क्रम, समांतर क्रम। समांतर में क्या होता है, जब हम एक से अधिक सेलों को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तब ये संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे कुछ सेल है वो एक दूसरे के कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इस संयोजन में। और इस संयोजन का उपयोग हम करते हैं जब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ज्यादा होता है, उस कंडीशन में हम इस प्रकार से सेलों को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसका उपयोग हम करते क्यों हैं। तो इसका उपयोग करते हैं हम उच्च आउटपुट करंट प्राप्त करने के लिए। जब हमारे पास एक सेल से जो प्राप्त होने वाली आउटपुट करंट है उसका मान कम होता है तो हम क्या कर देते हैं, कुछ सेलों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे जो हमारे पास जो कुल करंट होती है वो सभी की आउटपुट करंट का योग के बराबर हो जाती है, तो इससे हमें अधिक धारा प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन, यानी कि जिसमें पैरेलल भी हो और सीरीज भी हो। तो देखिए
ये जो कनेक्शन है इसमें कुछ जो सेल हैं वो श्रेणी में जुड़े हुए होंगे और कुछ जो सेल है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो इसके लिए हम डेफिनेशन ये बोलते हैं कि जब किसी संयोजन में कुछ सेल श्रेणी में और कुछ समांतर क्रम में जुड़े हों तो इस प्रकार का जो संयोजन है उसको समांतर क्रम संयोजन, और इसी का जो दूसरा नाम है वो है मिक्स क्रम संयोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो दो जो सेल हैं वो एक दूसरे के कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि उनका जो दोनों का एंडिंग पॉइंट है वो एक जगह जुड़ा हुआ है, इधर भी एक जगह जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इस संयोजन की बात करें तो ये इस वाले संयोजन के साथ कौन से क्रम में है, पैरेलल सीरीज में है। ठीक है, यानी कि ये जो कंप्लीट सर्किट है इसमें हमें पैरेलल भी मिल रहा है और इसमें हमें सीरीज भी मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो श्रेणी समांतर या सीरीज पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। इस संयोजन का उपयोग हम करते क्यों हैं? तो श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का उपयोग हम उच्च वोल्टेज और उच्च करंट प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक्चुअल में जो इंडस्ट्री है वहां पर ना तो सीरीज का प्रयोग किया जाता न पैरेलल का प्रयोग किया जाता, वहां पर किया जाता है सीरीज और पैरेलल दोनों का। ठीक है, वहां पे हमें करंट भी अधिक चाहिए होती है और वोल्टेज भी अधिक चाहिए होता है, तो हम क्या कर देते हैं, कुछ को श्रेणी में और कुछ को पैरेलल में ऐसे जोड़ने से हमें क्या मिलता है, वोल्टेज भी ज्यादा मिलता है और करंट भी ज्यादा मिलता है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा था कि टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज सर्वल सेल आर कनेक्टेड इन। तो वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए कुछ सेलों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? तो हमने देखा था कि जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में क्या होता है, कुल वोल्टेज क्या होता है, सभी सेलों के योग के बराबर होता है, यानी कि वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सीरीज। वहीं अगर हमें यह पूछा जाए कि आउटपुट जो करंट है उसका मान बढ़ाने के लिए सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तब आप क्या बताओगे, तब आंसर आएगा पैरेलल। ठीक है, और अगर हमें करंट और वोल्टेज दोनों का मान बढ़ाना हो तब हम कौन से क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों में। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही अपना जो फ्रेंड है उनको भी ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।